हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो चलिए हम लोग दृष्टि आय का करंट अफेयर्स में देख लेते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स था उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें है भारत वियतनाम, इसके पहले भारत मलेशिया, भारत सिंगापुर और भी एक दो था। तो ब्रुनेई के साथ भारत का जो भी रिलेशन है, बाकी जितना भी डिटेल है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं पिछले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत वियतनाम संबंध को लेके। 30 जुलाई 1 से 1 अगस्त 2024 के मध्य वियतनाम के प्रधानमंत्री रह चुके हैं फाम मिनचिन। इन्होंने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। तो 30 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में वियतनाम के प्रधानमंत्री हैं फाम मिनचिन, जो कहाँ के हैं पीएम, तो ये हैं वियतनाम के पीएम है फाम मिनचिन और इन्होंने भारत का यात्रा किया था। और इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने वियतनाम के ना त्रांग स्थित दूरसंचार विश्वविद्यालय में आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का संयुक्त रूप से वर्चुअली उद्घाटन किए थे। तो फाम मिनचिन और पीएम नरेंद्र मोदी मिलकर के वियतनाम में ही आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन किया। तो पूछ सकते हैं क्वेश्चन कि आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो वियतनाम के ना त्रांग में हुआ है। इस पार्क का जो निर्माण है वो भारत की सहायता से किया जाएगा और वियतनाम द्वारा CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट में शामिल होने की भी घोषणा कर दी गई है। दोनों देशों के मध्य में वर्ष 2024-28 की अवधि के लिए व्यापक रणनीतिक साझेदारी के कार्यान्वयन के लिए कार्य योजना प्लान ऑफ एक्शन पर हस्ताक्षर किया गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि ज्ञातव्य है कि भारत वियतनाम जो द्विपक्षीय संबंध है वहाँ वर्ष 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे उन्नत किया गया था। तो 2016 में व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर पे उन्नत किया गया था। भारत वियतनाम के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, उल्लेखनीय है कि विकसित भारत 2047 का जो विजन है भारत का, 2047 से भारत को विकसित बनाना है, इस विजन की तरह ही वियतनाम द्वारा वियतनाम 2045 का भी विजन है। वियतनाम 2045 विजन रखा है और भारत 2047 इस विजन को भी अपनाया गया है। और इस विजन के तहत वियतनाम ने वर्ष 2045 तक एक उच्च आय वाले विकसित देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कुल 9 समझौते 9 MOU इस पे हस्ताक्षर हुए हैं। MOU का फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अर्थात समझौता हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है कि रक्षा खरीद के लिए इसमें देखते हैं समझौता किस बिंदुओं पे हुआ। तो रक्षा खरीद के लिए भारत सरकार द्वारा वियतनाम सरकार को प्रदान की गई $300 मिलियन की ऋण सहायता के तहत ऋण समझौते हस्ताक्षरित किए गए कि भारत सरकार वियतनाम को ऋण देगा। नेक्स्ट है लोथल जो गुजरात में है वो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास एवं सहयोग पर भी हस्ताक्षर किया गया है कि गुजरात में लोथल को क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स वहाँ पे जो है गुजरात के लोथल में उसको विकास किया जाएगा। इस पर भी सहमति बनी भारत वियतनाम के बीच में। नेक्स्ट देख लेते हैं टॉपिक। तो नेक्स्ट है हम लोग का भारत और ऑस्ट्रिया। तो भारत वियतनाम हो गया। भारत ऑस्ट्रिया से जो भी रिलेटेड करेंट है न्यूज है इसको देख लेते हैं भारत ऑस्ट्रिया से संबंधित। तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 9 से 10 जुलाई 2024 को नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की आधिकारिक यात्रा की थी। यह यात्रा ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर आयोजित हुआ था। यह जो यात्रा था वो ऑस्ट्रिया के चांसलर कार्ल नेहमर के निमंत्रण पर आयोजित हुआ था। यह विगत 41 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ऑस्ट्रिया की यात्रा थी। तो पिछले 41 सालों से कोई नहीं गया था वहाँ पे ऑस्ट्रिया पे। तो ऑस्ट्रिया में गए थे नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के चांसलर जो हैं कार्ल नेहमर, इनके निमंत्रण पर ये यात्रा आयोजित किया गया था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन है, तो ये हैं कार्ल नेहमर। ऑस्ट्रिया के चांसलर हैं कार्ल नेहमर। उल्लेखनीय है कि इसके पहले वर्ष 1983 में उस समय के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, इन्होंने ऑस्ट्रिया के दौरे पर गई थी। और वर्ष 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई गई। भारत और ऑस्ट्रिया के मध्य राजनयिक संबंध 10 नवंबर 1949 को स्थापित हुए थे। इस यात्रा के दौरान भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं कौन है, तो ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर वान डेर बेलेन। तो बस अलेक्जेंडर याद रख लेना, अलेक्जेंडर वान है
या फिर 1.5 बिलियन याद रख लेना है, क्योंकि लेजेंडर तो बहुत लोग के नाम में रहता है। तो 1.5 बिलियन, 1.5 बिलियन है कौन? तो वहाँ की राष्ट्रपति हैं, ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति हैं 1.5 बिलियन। और ऑस्ट्रिया की प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी एवं वर्ष 2022 में भौतिकी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता एंटोन जेलिंगर से भी मुलाकात हुआ। तो ऑस्ट्रिया के नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स के क्षेत्र में है एंटोन जेलिंगर, इनसे भी मुलाकात किए भारतीय पीएम। ज्ञातव्य है कि दोनों देश के बीच नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए फरवरी 2024 में भारत और ऑस्ट्रिया स्टार्टअप ब्रिज को लॉन्च किया गया। तो भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में स्टार्टअप ब्रिज अर्थात स्टार्टअप को भी सहयोग देने के लिए ये लॉन्च किया गया 2024 में। अगला देख लेते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में डिटेल से। तो जानते हैं ऑस्ट्रिया के बारे में। ऑस्ट्रिया एक महत्वपूर्ण है मध्य यूरोपीय देश भी है और ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। निम्न प्रमुख संगठनों एजेंसियों के यहाँ पे मुख्यालय है और सचिवालय वियना जो है वो ऑस्ट्रिया में स्थित है। और वियना बहुत एजेंसियों के संगठनों के मुख्यालय हैं, जिनमें से प्रमुख हैं, जैसे पहला है IAEA अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के भी मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में है। सेकेंड है UNIDO अर्थात यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी कहाँ है? वियना में है। पहला था IAEA। IAEA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। थर्ड पॉइंट देखते हैं। तो थर्ड पॉइंट है UNODC और UNODC का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC का फुल फॉर्म है। इसके पहले यूनिडो था और फिर IAEA। 4 नंबर पे OSCE अर्थात ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? तो है ये वियना में। नेक्स्ट देख लेते हैं भारत और रूस के बारे में डिटेल से थोड़ा। इसका जो भी संबंधित करेंट है न्यूज है उसको देखते हैं। भारत रशिया के बारे में। तो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और इनके निमंत्रण पर नरेंद्र मोदी ने 8 से 9 जुलाई 2024 के बीच में मॉस्को जो रूस की राजधानी है वहाँ पे इन्होंने अपनी यात्रा को संपन्न किए थे। इस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच में 22वां नंबर का भारत और रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। कौन सा नंबर का भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ? तो 22 नंबर का 22। तो 22 नंबर का हुआ भारत रूस सम्मेलन। उल्लेखनीय है कि 21वां जो भारत रूस का वार्षिक शिखर सम्मेलन था वो 2021 में हुआ था और 2021 में कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में था। और 22वां कहाँ हुआ? तो 22वां हुआ रूस के मॉस्को में और 21वां का नई दिल्ली में हुआ था। 22वें जो भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ है इसके बाद एक संयुक्त वक्तव्य ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया। सम्मेलन के बाद दोनों ने मिल करके एक स्टेटमेंट एक वक्तव्य जारी किया और जिसका शीर्षक था, क्या शीर्षक था? कि भारत रूस अस्थायी एवं विस्तारित साझेदारी। तो भारत रूस अस्थायी भी है, इनका जो साथ साथ चलने का है वो अस्थायी और विस्तारित भी है। तो इंडिया रशिया इंड्यूरिंग एंड एक्सपैंडिंग पार्टनरशिप, इसको जारी किया गया 22वें जो वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ भारत रूस के बीच। दोनों नेताओं ने और इसके अलावा क्या किया इन लोगों ने? तो इन दोनों नेताओं ने 2030 तक 100 बिलियन जो डॉलर है उसके द्विपक्षीय व्यापार के लक्ष्य को भी निर्धारित किया कि 2030 तक भारत और रशिया का व्यापार का टर्नओवर कितना होगा? तो 100 बिलियन डॉलर हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारा। तो चेन्नई चिली की तमिलनाडु की चेन्नई से रूस की व्लादिवोस्टोक तक समुद्री गलियारा का निर्माण होगा। तो भारत और रूस जो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने हेतु भी तत्पर हैं दोनों देश। तो भारत रशिया दोनों देश ने चेन्नई व्लादिवोस्टोक समुद्री गलियारे को कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य भी करने का पर बाध्यता जताई। ज्ञातव्य है कि वर्ष 2019 में भारत और रूस ने अपने संबंधित शहरों यथा चेन्नई एवं व्लादिवोस्टोक में स्थित बंदरगाह जो है दोनों जगह पे पोर्ट से उसको आपस में संबद्ध करने की अपनी मंशा की घोषणा किए थे 2019 में और पुनः इसको 2024 में रिपीट किया गया।
उल्लेखनीय है कि भारत और रूस राजनीतिक तौर पर तो एक दूसरे के भरोसेमंद भागीदार रहे हैं, लेकिन उनके मध्य आर्थिक संबंध अपेक्षित गति से भारत और रूस के बीच वो अपेक्षित गति से विकसित अभी तक नहीं हो सका है, अर्थात 100 बिलियन का भी टर्नओवर नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच में कनेक्टिविटी जो है उनके सीमित व्यापार के प्रमुख कारणों में से एक माना जाता है, क्योंकि भारत को रूस से कनेक्टिविटी करने के लिए कोई अच्छा मार्ग नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि व्यापार एवं परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार करने के उद्देश्य से भारत और रूस ने ईरान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा अर्थात INSTC, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर नामक एक महत्वपूर्ण पहल भी प्रारंभ किया है। भारत रशिया के बीच व्यापार हो सके इसके लिए एक आर्थिक गलियारा पर भी पहल पे प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम है INSTC। आगे देखते हैं तो नेक्स्ट है कि सितंबर 2000 में एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के माध्यम से यह पहल प्रारंभ की गई है। हालांकि INSTC जो है केवल कुछ भागों में ही संचालित है और ऐसी उम्मीद है कि जो प्रस्तावित चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा है, तो चेन्नई और व्लादिवोस्तोक दोनों के पोर्ट को जो जोड़ने वाला गलियारा बनेगा, उसके निर्माण के बाद क्या हो जाएगा, भारत और रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र के बीच जो माल परिवहन है उसके लिए आवश्यक समय में 16 दिनों की लगभग क्या हो जाएगी, कटौती हो जाएगी, अर्थात ट्रांसपोर्टेशन बहुत आसान हो जाएगा चेन्नई व्लादिवोस्तोक के जुड़ने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है कि दोनों देशों के बीच माल जो परिवहन है वो वर्तमान के लगभग 40 दिनों से घट करके मात्र 24 दिनों में संभव हो सकेगा। तो अभी जो व्यापार होता है उसमें सामान को ले जाने में 40 दिन लगते हैं, लेकिन इसके बनने से मात्र 24 दिन में ये पॉसिबल हो पाएगा। आगे पॉइंट देखते हैं तो अगला पॉइंट है कि प्रधानमंत्री की रूस यात्रा के दौरान कुल 9 MOU पे भी हस्ताक्षर हुए हैं, जिनमें प्रमुख है उनका डिटेल दिया गया है। और इसके पहले हम लोग वियतनाम देखे थे, उसके साथ भी भारत के 9 MOU पे समझौता हुआ था। तो 9 में से फर्स्ट जो है वो है 2024 से 29 की अवधि के दौरान क्या होगा, तो रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में व्यापार, इकोनॉमी और निवेश के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड पॉइंट है कि जलवायु परिवर्तन और निम्न कार्बन विकास के मुद्दे पर भी दोनों देशों के बीच क्या हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है कि जलवायु तो वैसे भी ग्लोबल इशू है, सब देश अपने मेमोरेंडम में इसको शामिल कर रहे हैं। तो जलवायु परिवर्तन और जो लो कार्बन विकास है उस पर भी समझौता हुआ भारत और उसके बीच। थर्ड अर्थात नेक्स्ट है कि मानव चित्रकला, जो मानचित्र कला है, कार्टोग्राफी है, इसके सामान्य क्षेत्र में सहयोग के संबंध में भी MOU पर समझौता हुआ। अगला है कि नेक्स्ट पॉइंट है कि ध्रुवीय क्षेत्र में अनुसंधान और लॉजिस्टिक्स में सहयोग पर भी MOU बना भारत और रूस के बीच। तो ध्रुवीय क्षेत्रों में दोनों देश मिलकर अनुसंधान को में भी एक दूसरे को तकनीकी सहायता देंगे। अगला है कि प्रसारण जो है, ब्रॉडकास्टिंग है, उसमें भी ये दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे। और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये है कि रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार। तो रूस का सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार क्या है, तो 9 जुलाई 2024 को रूस की मास्को की क्रेमलिन में स्थित सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह हुआ था। सेंट एंड्रयू हॉल में आयोजित एक विशेष समारोह में रूसी राष्ट्रपति जो हैं व्लादिमीर पुतिन, इन्होंने नरेंद्र मोदी को रूस की सर्वोच्च नागरिक राजकीय जो पुरस्कार है, तो रशिया से हाईएस्ट स्टेट अवार्ड जो है, जिसका नाम है द ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, इससे नरेंद्र मोदी को सम्मानित किए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। इसमें से इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट है कि नरेंद्र मोदी ने इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय नेता बन गए हैं। भारत और रूस संबंधों को बढ़ावा देने और उनके योगदान के लिए उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री को इस पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा वर्ष 2019 में ही की गई थी और 2024 में इनको जाने के बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। तो
तो इस पुरस्कार की स्थापना 300 वर्षों से भी अधिक समय पहले की गई थी। वहाँ का और उसका द एंड्रू अपोस्टल ऑफ स्टेट का जो अवार्ड है सर्वोच्च। रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास भी खोले गए और 9 जुलाई 2024 को मॉस्को में नरेंद्र मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित भी किए और अपने इस संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने रूस में 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास काउंसुलेट को स्थापित किए जाने की भी घोषणा की। और ये 2 जो नए वाणिज्य दूतावास बने हैं और रूस के 2 शहरों में बने हैं और वो 2 शहर कौन थे, तो कजान है और एक है येकातेरिनबर्ग। तो रूस के कजान और रूस के येकातेरिनबर्ग में भारत का 2 दूतावास खोला गया है, कजान और येकातेरिनबर्ग में, कजान येकातेरिनबर्ग में। आगे देख लेते हैं। तो अगला है भारत और ग्रीस। तो भारत और ग्रीस से संबंधित जो भी न्यूज है उसको देखते हैं। 21 से 22 फरवरी 2024 को ग्रीस के प्रधानमंत्री जो हैं वो हैं किरियाकोस। तो ग्रीस की प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा को संपन्न किया। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस ने भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की। नेक्स्ट पॉइंट है कि श्री मित्सोटाकिस नई दिल्ली में आयोजित 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल हुए। तो जो श्री मित्सोटाकिस थे ये हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री और इन्होंने नई दिल्ली में जो 9वां रायसीना संवाद हो रहा था उसके मुख्य अतिथि बने थे और मुख्य प्रवक्ता भी बने थे। कौन? तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोटाकिस। तो सिंपल में याद रखना है मित्सोटाकिस। तो मित्सोटाकिस बने थे भारत के रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता। ज्ञातव्य है कि रायसीना जो संवाद का 9वां संस्करण हुआ था उसका आयोजन 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच किया गया था और नरेंद्र मोदी ने 21 फरवरी 2024 को रायसीना संवाद का उद्घाटन किए थे और इसके मुख्य अतिथि बने थे ग्रीस के प्रधानमंत्री। रायसीना संवाद 2024 के जो केंद्रीय विषय था, थीम था, वो क्या था? तो थीम था कि चतुरंग, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। चतुरंग कन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट और क्रिएट। आगे देखते हैं। तो संध्या यात्रा के दौरान ग्रीस के जो प्रधानमंत्री इन्होंने मुंबई का भी दौरा किया था। तो ग्रीस के पीएम मुंबई का भी दौरा किए और उल्लेखनीय है कि जो रायसीना संवाद हुआ था वो भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स और भू अर्थशास्त्र, जियो इकोनॉमिक्स पे भारत का प्रमुख सम्मेलन है। तो जो रायसीना संवाद है वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे भारत का प्रमुख सम्मेलन है। इसका जो आयोजन, नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF की सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आयोजन है रायसीना संवाद का, तो इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से केंद्रीय विदेश मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा। तो प्रधानमंत्री की ग्रीस यात्रा के बारे में देखते हैं डिटेल से। तो ग्रीस के प्रधानमंत्री जो हैं किरियाकोस मित्सोटाकिस, इनके निमंत्रण पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त 2023 को ग्रीस की राजकीय यात्रा संपन्न की। अर्थात 2023 में किरियाकोस मित्सोटाकिस के निमंत्रण पे नरेंद्र मोदी वहां गए और यह पिछले 40 वर्षों में किसी भी भारतीय पीएम का पहला ग्रीस यात्रा था। उल्लेखनीय है कि इसके पहले वर्ष 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी, इन्होंने ग्रीस की यात्रा किए थे। यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत और ग्रीस द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक भागीदार स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर उन्नत करने का निर्णय लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि 2023 को ग्रीस की राष्ट्रपति रही हैं कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ हैं जो कि ग्रीस की राष्ट्रपति हैं। कैटरीना सकेलारोपोउलोऊ, कितना खतरनाक लोग नाम रखते हैं।
इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। तो ग्रीस की राष्ट्रपति कैटरीना के द्वारा द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से मोदी को सम्मानित किया गया। श्री मोदी यह सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी शासनाध्यक्ष हैं। तो ये जो ऑर्डर मिला है द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑनर, तो ये पहले मिले हैं जो भी किसी भी देश के शासनाध्यक्ष को, और जो कि श्री मोदी को मिला है। अगला देख लेते हैं। तो अगला है भारत और यूएई। तो भारत और यूएई के बारे में डिटेल से देखते हैं। भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात के बारे में। तो 13 से 14 फरवरी 2024 के दौरान नरेंद्र मोदी ने या श्री मोदी ने यूएई की आधिकारिक यात्रा संपन्न की। यहाँ पीएम की यूएई की 7वीं यात्रा थी। तो 7 नंबर का यात्रा था। यूएई में पीएम 7वीं बार गए थे। और इसके पहले पीएम विश्व जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन WCAS वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेने के लिए 30 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 के बीच भी दुबई यूएई की यात्रा किए थे। तो ये यूएई दुबई की यात्रा पीएम ने, हमारे देश के भारत के पीएम ने 7वीं बार किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि विश्व जो जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन है UNFCCC COP28 का, तो उच्च स्तरीय ये खंड था। COP28 का उच्च स्तरीय खंड भी कहाँ पे हुआ था? तो यूएई के दुबई में। पीएम ने यूएई की यात्रा के दौरान दोनों नेताओं, भारतीय पीएम और यूएई के राष्ट्रपति की उपस्थिति में निम्न प्रमुख समझौते में ऊपर हस्ताक्षर हुआ है। इनमें से पहला था भारत यूएई के बीच समझौता हुआ है, उसमें से पहला है भारत ने यूएई के साथ द्विपक्षीय निवेश संधि और व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEPA दोनों पे हस्ताक्षर किए हैं। तो भारत और यूएई के बीच में निवेश हो, आर्थिक भागीदारी बनी एक दूसरे का, तो उसके लिए MOU पर साइन किया गया है। सेकंड पॉइंट है कि भारत और मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा की सशक्तिकरण और संचालन के लिए सहयोग से संबंधित अंतर सरकारी रूपरेखा का भी समझौता तैयार किया गया, उस पर भी हस्ताक्षर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की विकास पर MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। और यह परिसर कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। और भारत और यूएई के बीच लोथल गुजरात का जो परिसर NMHC का बन रहा है नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, उस पर उसके विकास पर भी हस्ताक्षर हुआ है। 4 नंबर पॉइंट है कि त्वरित भुगतान प्लेटफॉर्म जो है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म है यथा UPI भारत का, और यूएई का है AANI। तो भारत का UPI और यूएई का AANI है। इसको आपस में संबंध करके इंटरलिंकिंग करने पर भी समझौता किया गया है। तो भारत का UPI और यूएई का AANI इन दोनों के बीच में आपस में समझौता हुआ है। इस समझौते के फलस्वरूप दोनों देशों के बीच निर्बाध रूप से सीमा पार लेन देन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा प्राप्त हो सकेगी। आगे है अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ज्ञातव्य है कि 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका एवं मॉरिशस में सेवाओं को लॉन्च कर दिया गया है। 5th पॉइंट है कि घरेलू डेबिट क्रेडिट कार्डों यथा रुपये जो है भारत का और जयवान जो है वो यूएई को है, इसको आपस में संबंध करने पर भी समझौता हुआ है। तो यूएई का आने जो है उसके साथ तो होगा ही, उसके साथ ही जयवान है जो जयवान यूएई का है, इन दोनों को और भारत का रुपये को भी आपस में संबंध करने का फैसला लिया गया। भारत का UPI और यूएई का आने था, उसके साथ ही भारत का जो रुपये है और रुपये डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, और वहाँ का जो यूएई का डेबिट क्रेडिट कार्ड है जयवान, इन दोनों को भी आपस में संबंध करने पे MOU अर्थात समझौता हो गया है। इस समझौते से क्या हुआ है कि यूएई में रुपये कार्ड जो है उसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता को भी वृद्धि होगी। तो यूएई में रुपये कार्ड की सार्वभौमिक स्वीकार्यता में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है अहलान मोदी।
तो अहलान मोदी के बारे में जानते हैं। 13 फरवरी 2024 को अबू धाबी जो यूएई स्थित है जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम, तो यूएई में स्थित जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम है जो यूएई के अबू धाबी में है। तो वहाँ पे यूएई स्थित भारतीय समुदाय द्वारा पीएम के सम्मान में अहलान मोदी शीर्षक से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में अहलान मोदी कार्यक्रम आयोजित हुआ था। और जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम कहाँ है, तो यह है अबू धाबी में। पीएम ने इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय को संबोधित भी किया। जो स्टेडियम था वहां पे अहलान मोदी कार्यक्रम में पीएम ने दुबई में सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के एक क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ शीघ्र ही किए जाने की भी घोषणा किया कि क्षेत्रीय स्तर पे जो भारतीय उनके लिए सीबीएसई का एक क्षेत्रीय कार्यालय भी यहाँ पे होगा स्थापित। नेक्स्ट पॉइंट है कि 14 फरवरी 2024 को पीएम ने यूएई के उपराष्ट्रपति जो हैं और प्रधानमंत्री एवं दुबई के शासक जो हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जो कि दुबई के शासक हैं, उन्होंने दुबई में भारत मार्ट का आभासी रूप से शिलान्यास भी किया। तो यूएई के पीएम, वहाँ के उपराष्ट्रपति और शेख वहाँ के हैं मोहम्मद बिन राशिद वहाँ के शासक हैं, इन तीनों लोगों ने आभासी रूप से भारत मार्ट का शिलान्यास भी किए थे। भारत मार्ट जो है वो दुबई में स्थित एक मार्केट प्लेस है जिसका शुभारंभ 2026 में प्रस्तावित है। तो इसका उद्घाटन हो गया है, परंतु ये फाइनली 2026 में इसका शुभारंभ किया जाएगा भारत मार्ट का। उल्लेखनीय है कि यूएई के राष्ट्रपति जो हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, इन्होंने 9 से 10 जनवरी 2024 के मध्य गुजरात जो भारत के अधिकारी का है वहाँ की यात्रा भी किए थे। तो यूएई के राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान हैं और वहाँ के जो शासक हैं, वहाँ के जो राजा हैं वो कौन है, शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की जगह पे यहाँ पे क्या जुड़ गया है, राशिद अल मखदूम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, राशिद अल मखदूम जो हैं वहाँ के राजा हैं, वहाँ के शासक हैं राशिद अल मखदूम, और जबकि वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये हैं अल नहयान हैं। और अल नहयान ने भारत का गुजरात में यात्रा किए थे। और वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन के मुख्य अतिथि भी थे। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 के मुख्य अतिथि भी अल नहयान बने हैं। ज्ञातव्य है कि वाइब्रेंट जो है वो गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का 10वां संस्करण है और 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में यह वाइब्रेंट गुजरात का वैश्विक शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था, महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के बारे में, जो भी इससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 को देखते हैं। 12 से 14 फरवरी 2024 के मध्य दुबई जो यूएई में है, यहाँ पे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन किया गया था यूएई के दुबई में और यह इस सम्मेलन का 11वां संस्करण था। इस सम्मेलन का थीम जो था वो था कि भविष्य की सरकारों को आकार देना। तो जो भविष्य की सरकारें आएंगी वो किस डायरेक्शन में चलेंगी, तो उसी थीम पर आधारित था कि शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। तो फ्यूचर जो गवर्नमेंट्स होंगे उनको आधार देना, उनको आकार देना, इसका मुख्य थीम था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का। इस सम्मेलन हेतु तुर्की, भारत एवं कतर को मुख्य अतिथि घोषित किया गया था। तो यूएई में 3 देशों को मुख्य अतिथि बनाया है, तुर्की को बनाया, भारत को बनाया और कतर को। पीएम ने इस सम्मेलन में, मतलब भारत के पीएम ने नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिए थे। ज्ञातव्य है कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्ष 2018 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मुख्य अतिथि के रूप में भी शामिल हुए थे। तो वर्ल्ड का जो गवर्नमेंट समिट हुआ था उसमें भी नरेंद्र मोदी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हुए थे।
आगे देख लेते हैं हम। तो अगला है BAPS हिंदू मंदिर, जो कि अबू धाबी में बना है। BAPS हिंदू मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। 14 फरवरी 2024 को नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में अबू धाबी में शहर है अबू धाबी, वहाँ पे BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। नरेंद्र मोदी ने BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया, तो UAE के अबू धाबी में। यह अबू धाबी में स्थित पहला हिंदू मंदिर है। अबू धाबी में पहली बार हिंदू मंदिर बना है BAPS। साथ ही यह मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में भी पहला पत्थर निर्मित पारंपरिक हिंदू मंदिर है। अर्थात और भी मंदिर हैं जब, लेकिन जो पत्थर से निर्मित स्टोन से बना हुआ मंदिर है, तो वो मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में पहला ये पत्थर से बना हिंदू मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण वोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था BAPS द्वारा कराया गया है। इस मंदिर का निर्माण किसने कराया है? तो BAPS, जिसका नाम था, फुल फॉर्म है BAPS का बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। यह जो मंदिर है वो भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। तो जो BAPS मंदिर है ये भगवान स्वामी नारायण को समर्पित करके बनाया गया है। स्वामी नारायण को ज्ञातव्य है कि स्वामी नारायण जो है वो संप्रदाय की स्थापना भगवान स्वामी नारायण द्वारा गुजरात में की गई थी। तो गुजरात में स्वामी नारायण द्वारा किया गया था। और ज्ञातव्य है कि भगवान जो स्वामी नारायण है उनका बचपन का नाम क्या था? घनश्याम था। स्वामी नारायण के बचपन का नाम घनश्याम था। इनका जन्म 3 अप्रैल 1781 को उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में हुआ था। उत्तर भारत के छपिया नामक गांव में 1781 में स्वामी नारायण का जन्म हुआ था। और विश्व भर में फैले जो भी BAPS है, इसके वैश्विक नेटवर्क में 1100 से अधिक मंदिर अब तक बन चुके हैं। 1100 मंदिर शामिल हैं BAPS के वैश्विक नेटवर्क से बनाए गए हैं। अगला हम लोग का टॉपिक है भारत फ्रांस। तो भारत फ्रांस के बारे में हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।